आज इस वीडियो में आपको बताया फंड रेजिंग की 4 सोर्सेज बताऊंगा। ये है भैया पार्ट 2। इस वीडियो में भी आपको फंड रेजिंग की 4 ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी ज्यादातर सुना नहीं होगा, और सुना नहीं होगा तो सुना होगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं सुना होगा। मैं आपको डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। चलो आज का जो भी अपना फंड रेजिंग का पहला सोर्स है उसे देख लेते हैं। वो है भैया ईसीबी। अब ईसीबी का मतलब क्या है? ईसीबी का मतलब है भैया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब मतलब कि क्या, बाहर से उधार पे पैसा लेना, यानी कि बाहर से कर्ज लेना, राइट। मतलब कि बाहर की बैंक से, राइट। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके लिए भैया कंट्री के अंदर की कोई भी बैंक, इंडिया के अंदर की मान लेते हैं आप, एक इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके लिए भी आपको कोई भी बैंक भी लोन नहीं दे रही है इंडिया के अंदर। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप भाई बाहर की बैंक से पैसा लेके आ सकते हो इंडिया के अंदर। तो देखो ये चीज कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। बाहर के बैंक यानी कि कौन? आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट फंड हो गया, या फिर लंदन इंटरनेट बैंक ऑफर हो गया, राइट। तो ये जो होते हैं ना, ये आपको ज्यादातर लोन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट। जो कि भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, बेनिफिशियल भी है, और मतलब कि काफी ये देते हैं, राइट। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो सिर्फ कंट्री को लोन देते हैं, कंपनी को कैसे देंगे? तो भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अल्टीमेटली एक बैंक ही है, ये कंट्री को ही नहीं कंपनीज को भी लोन देते हैं, राइट। तो देखो इसके बेनिफिट समझ लेते हैं, राइट। अगर आप इंडिया में हो तो भैया आपको भैया इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, यानी कि भाई कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकेंड, देखो आप कोई भी लोन जो आप यहाँ से लेते हो तो उसका मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि देखो जब ना आप कोई ईसीबी वगैरह लेते हो तो वो जो होता है वो फॉरेन एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके अंदर ना आरबीआई उसके अंदर रेगुलेट होता है, मतलब कि वो आरबीआई उसके ऊपर नजर रखता है कि भाई वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे जाएगा, और हर एक चीज के ऊपर वो नजर रखता है। अब ये जो बैंक होते हैं ना, ये आपको 2% के ऊपर लोन देते हैं, 1% के ऊपर लोन देते हैं, 3% के ऊपर लोन देते हैं। ये बहुत कम रेट के ऊपर आपको लोन देते हैं, राइट। तो जब ये पैसा इंडिया में आता है ना, तो आरबीआई क्या करता है, इसके ऊपर रेगुलेट करता है, देखता है भाई इसकी कंपनी रिस्क कितनी है, सेक्टर रिस्क कितना है, कंट्री रिस्क कितनी है, सारी चीजें देख लेता है। उसके बाद में क्या होता है, उसको ना आपको मनी हेजिंग करनी पड़ती है। अब मनी हेजिंग मतलब कि क्या, कि भैया डॉलर को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया के अंदर तो डॉलर चलता नहीं, इंडिया के अंदर रुपीज चलता है। तो वो पैसा डॉलर के अंदर आएगा तो उसको आपको हेज करके रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में वापस आपको जब उसको देना होगा तो आपको डॉलर के अंदर देना पड़ेगा। तो उसको आपको क्या करना, वापस से हेज करना पड़ेगा। जब आपको पैसा लौटाना पड़ता है ना, तो आपको भाई 9-10% के इंटरेस्ट के हिसाब से देना पड़ता है। मतलब कि आप पकड़ लो 9-10% का उसके अंदर कॉस्ट लग जाता है, और टोटल में आपको उतना ही देना पड़ेगा। मतलब कि 2% के आपने लोन लिया तो उसके ऊपर भी कम से कम आपको 10% या फिर 8% के हिसाब से उसे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर उसके ऊपर बहुत सारी कॉस्टिंग वगैरह लग जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको आपको मैं समझा देता हूँ। देखो इसका पहला बेनिफिट मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो अगर आपने भैया, आप एक एस्टेब्लिश कंपनी हो और आपने भैया आईएमएफ से लोन ले लिया, राइट। तो आरबीआई आपको क्या बोलता है, देख तूने लोन लिया है, अब तुझे 3 साल के अंदर ही रिपे करना पड़ेगा, राइट। और वो जो बैंक होती है ना आईएमएफ वगैरह, ये भी आपको बोलती है 3 साल के अंदर ही रिपे करना पड़ेगा, राइट। तो जब मान लेते हैं कि आप जो है, आपके पास भाई पैसा नहीं है अभी, राइट, आपको भैया लोन अभी चुका नहीं सकते आप, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है, भैया 3 साल के अंदर तुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप आईएमएफ के पास जा सकते हो और उसे कह सकते हो कि भैया देख आईएमएफ, मेरे पास भाई अभी लोन के लिए टाइम नहीं है, मैं अभी तेरे को बाद में दे सकता हूँ, मेरे को 2-3 साल और दे दे। अगर आपको वहाँ पे वो निगोशिएशन सक्सेसफुल होती है, आईएमएफ या फिर कोई भी हो वहाँ पे बैंक हो एक्सटर्नल वाला, अगर वो कन्विंस करता है, तो आरबीआई का जो रूल होता है ना कि 3 साल के अंदर पे करना, वो बाईपास हो जाता है, क्योंकि वो खुद बैंक बोल रहा है कि और दे दो, राइट। उसके बाद में आता है, देखो ये इसका सबसे दूसरा बेनिफिट ये है कि भैया ये जो लोन होता है इजी टू कन्वर्टेबल होता है। अब बोलो इजी टू कन्वर्टेबल मतलब कि क्या, मतलब कि ये जो पैसा होता है ना, ये डायरेक्ट शेयर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इंडिया के अंदर आप कोई भी बैंक से पैसा लेते हो ना, तो वो बैंक जल्दी उसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर लेते, वो बहुत मतलब कि तामझाम वगैरह होता है। लेकिन आईएमएफ के पास वहां पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब भी आपको लोन देते हैं ना, डिटेल एनालिटिक वगैरह सब कुछ करते हैं, वो बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ, हर एक चीज वो देखते हैं, तब भी आपको तय करते हैं कि लोन देना है नहीं देना है, राइट। उनका तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा है। तो आप उनको क्या बोल सकते हो, देख आईएमएफ, मैंने तुझसे इतने इतने का लोन लिया था, इंटरेस्ट लगा के इतने इतने का होता है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुझे इतने इतने के नए शेयर इशू कर देता हूँ, और वो शेयर को तू ओन कर ले, तेरा लोन फिट टूस। तो एक्सटर्नल लोन के अंदर आपको क्या बोलता है, आप इजी टू कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अब बारी आती है भैया इसके नुकसान की। अब देखो नुकसान यानी कि भैया इसके बेनिफिट तो समझ लिया, एडवांटेज तो समझ लिया, डिसएडवांटेज के बारे में आते देखो।
डिसएडवांटेज इसका ये है कि भैया इसके लिए भैया आपको बहुत सारे कंप्लायंस वगैरह होते हैं। इसके अंदर आपको एक फाइनेंशियल एनालिटिक वगैरह होता है ना, जो CFA हो गया, या फिर फाइनेंसर वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, राइट। तो आपको उनके साथ लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि भैया आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाए, खुद को उसको समझाया वगैरह और वो तैयार हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको एक कंसल्टेंट लगेगा ही लगेगा इस चीज के लिए। प्लस दूसरा, यहाँ पे आपको कई सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर आपने इसमें से एक भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर कोई भी हो गया, अगर आपने मिस कर दिया तो आपके ऊपर डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग का ही चार्ज लग जाएगा। तो आपको ये इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे क्या होती है, जैसे देखो अपन जब पर्सनल लोन लेने के जाते हैं तो क्या करते हैं कि भैया बैंक अपना सिविल स्कोर देखता है कि भैया इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। वो सिविल स्कोर से उसे पता चलता है। लेकिन जब IMF वगैरह आपको लोन देता है ना, तो आपका सिविल स्कोर नहीं देता, वो आपकी कंपनी की रेटिंग देता है। वो देखता है कि भैया आपकी कंपनी की रेटिंग कितनी है। वो जो रेटिंग होती है ना, कई सारी एजेंसीज तय करती है। आप किसी की एक एजेंसी के साथ में अगर आपकी तू में हो गई या फिर आपको नहीं बनी और उसने आपको जो रेटिंग है कम दे दी, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी एक ने भी कर दिया ना, खत्म। समझ रहे हो? हाँ, तो ये हो गया। अब बारी आती है भैया स्टार्टअप की। तो देखो, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो भैया आपको भैया $3 मिलियन के ऊपर का लोन नहीं मिलेगा। मतलब कि जाहिर है, क्योंकि भैया ये RBI ने उसके ऊपर कैप लगाई हुई है कि $3 मिलियन से ज्यादा का लोन एक स्टार्टअप नहीं ले सकता। आप क्यों नहीं ले सकता? देखो, उसको भी समझ लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने चाहती स्टार्टअप बढ़े, नहीं। तो इसका पीछे का रीजन ये है। देखो, ये जो बैंक्स होती है ना, IMF वगैरह, ये बहुत बड़ी बैंक्स वगैरह होती है, राइट। अगर जब आप इनसे भैया 3 मिलियन का लोन लेते हो और 3 साल के लिए, और आप 2 साल के अंदर ही फेल हो जाते हो, तो पैसा तो डूब गया, आप डिफॉल्टर बन गए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, IMF क्या बोलेगा कि यार एक ऐसी कंट्री है, इसके अंदर स्टार्टअप आते हैं, लोन लेके जाते हैं और डिफॉल्ट कर देते हैं, ये कंट्री को भी लोन नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है, कंट्री का नाम खराब हो जाता है। इसलिए RBI ने ज्यादातर इसके ऊपर ये लगा दी, कैप लगा दी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज होती है, राइट। आपको अभी इसी भी समझ में आ गया। तो चलो चलते दूसरे के ऊपर। अपना दूसरा है वो भैया IPO। अब IPO मतलब कि क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि क्या, पब्लिक को आप लेके आओ आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि DMart हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC लिमिटेड हो गया, HDFC ग्रुप हो गया, टाटा मोटर हो गया, TCS हो गया, राइट। तो ये कंपनी क्या, ये पब्लिकली लिस्टेड है। लोग जाते हैं, इनके साथ शेयर खरीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ भी कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। आप कमिटमेंट नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, राइट। क्योंकि देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ना उनको बोलना है कि भाई हम इतना इतना डिविडेंड देंगे, हम इतना रिटर्न देंगे, राइट। तो ऐसा कुछ भी आपको वहां पे नहीं बोलना पड़ता है। जो कमिटमेंट आपको भैया VC इन्वेस्टर वगैरह को देनी पड़ती है ना, वो आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में देने की जरूरत नहीं आती। क्योंकि वहां पे जो पब्लिक होती है, वहां पे जो इन्वेस्टर का जो ग्रुप होता है, वो अपने मर्जी से तय करता है आपका शेयर खरीदना या नहीं खरीदना। समझ रहे हो? तो इसके अंदर भी आपका कुछ भी मतलब कि नुकसान नहीं होता। अगर आपने ज्यादा शेयर वगैरह लिस्ट वगैरह कर दिए, तो इससे आपका कंपनी के ऊपर का कंट्रोल खत्म हो सकता है। बस, और यही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादातर मार्केट के अंदर कैसा होता है, डेली ट्रांजेक्शन होती है। तो रूमर्स वगैरह के हिसाब से भी कभी कभी मार्केट नीचे आती है, तो कभी कभी ऊपर भी जाती है। वो हर्षद मेहता वाला सीन देखा है ना, बस वही वाला। तो IPO समझ में आ गया। अब चलो चलते भैया थर्ड नंबर के ऊपर। जो थर्ड नंबर वाला है ना, वो है भैया एक्सेलेरेटर और इंक्यूबेटर। आप बोलोगे एक्सेलेरेटर क्या? देखो, एक्सेलेरेटर मतलब कि क्या, पुश देना, राइट। एक ज्यादा पुश देना जिससे तेजी आ जाए। समझ रहे हो? तो एक्सेलेरेटर अगर मैं बोलूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर का जो प्रोग्राम है वो है भैया वाई कॉम्बिनेटर। और इंडिया के अंदर भैया एसोचैम वगैरह भी है, जो कि गवर्नमेंट का एसोचैम, लेकिन हाँ स्टार्टअप के लिए ये। तो देखो, इसको समझ लेते हैं क्या होता है, राइट। मान लेते भैया आपके पास एक आइडिया है, आपने भैया उस आइडिया को डाल दिया वाई कॉम्बिनेटर के अंदर। तो वाई कॉम्बिनेटर वाले क्या बोले, उसको अच्छा लगा तो बोलेगा भैया आजा मेरे को आइडिया पिच कर दे। तो आप जाते हो वहां पे पिच करते हो, उनको बहुत लगा ना भाई फाड़ देगा ये आइडिया, तो वो आपको भैया सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको एक्सेलेरेशन दे देते। क्या देते थे? आपको एक फ्री का ऑफिस देते थे, आपको पैसे देते थे, आपको मेंटरिंग देते थे, आपको हर एक चीज का सपोर्ट वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी की टीम चाहिए तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको कैसे लोग हायर करने चाहिए उसके लिए भी आपको सपोर्ट दिया जाता है, राइट। आपको हर एक चीज के लिए जो सपोर्ट है वो दिया जाता है एक्सेलेरेटर के अंदर, और पैसे भी दिया जाता है। तो ये बहुत मतलब कि तुक्के वाली चीज है। आपको लग रहा है कि आपका आइडिया बहुत फाड़ है और रियलिस्टिक है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो।
नहीं तो ज्यादातर इसके अंदर एक दो ही होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, और इंडिया के अंदर जो भी वाई कॉम्बिनेटर के अंदर सिलेक्ट होता है ना भैया, उसको तो फंडिंग मिलती ही मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी वाई कॉम्बिनेटर का ही प्रोडक्ट है। छोड़ दो उसको, साइड को निकालो। आप देखो, अब जो देखो आते हुए 4th नंबर के ऊपर, अब लास्ट वाला है ना ये अपना फंडिंग का सोर्स। तो देखो जो 4th है ना वो है भैया गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। गवर्नमेंट ने भी अपने सारे स्टार्टअप के फंड निकाले हुए हैं। स्टार्टअप सीड फंड आप भी देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लॉन्च किया है स्टार्टअप सीड फंड 1000 करोड़ का, और पहले से ही ये स्टार्टअप इंडिया के हिसाब से 10,000 करोड़ का एक फंड अलोकेट किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इजी टू यूज होता है एक्सेस, लेकिन क्या होता है जो गवर्नमेंट को ना टाइम लगता है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक स्टार्टअप तो नहीं जाता है, वहाँ पे लाखों स्टार्टअप जाते हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं उनको। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड वगैरह टाइम देने में बहुत ज्यादा समय लगता है आज के डेट के अंदर। और रही बात गवर्नमेंट के दूसरे की, तो गवर्नमेंट का आप देखो तो सीड भी करके एक है, और सीड भी आप डालोगे ना इंटरनेट के ऊपर तो आ जाएगा। गवर्नमेंट का एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, वहाँ के उनके भाई कुछ कुछ नियम होते हैं कि भाई कंपनी में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके आपको फॉर्म मिलता है, आपको वो फॉर्म फिल कर देना, अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो आपको पैसे दे देंगे। चलो हो गया गवर्नमेंट का। और भैया अगर आपका मतलब कि स्टार्टअप इंडिया में अगर आप करते हो तो आपको टैक्सेशन वगैरह बहुत सारी चीजें में छूट मिलती है। अब यही होता है और कुछ नहीं होता है। और छोटे छोटे भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह होते हैं, जैसे सेवा सहकारी बैंक हो गया, एयू फाइनेंस हो गया, राइट। तो ये भी ना छोटे छोटे व्यापारियों को लोन वगैरह देते हैं। आप इनके पास भी देख सकते हो अगर आपको छोटा सा लोन चाहिए तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।